नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब आपका अपना चैनल पे। आज हम बात करेंगे लोन से संबंधित। हमारी बार-बार बात होती रहती है। यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है, कोई क्या करेगा। जो प्रोसेस है, जो ऊपर आएगा, नोटिस आएगा, समन आएगा, उसका जवाब देते रहिए। तो पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। आज हम बात करेंगे राइट ऑफ्स। राइट ऑफ्स का मतलब क्या होता है? आपका अकाउंट को बैंक के नज़र में खत्म मान लिया जाता है, समाप्त मरा हुआ मान लिया जाता है। जो आपका अकाउंट से कोई फायदा नहीं है बैंक को। ये 9 महीने ये प्रक्रिया होती है, 9 से 12 महीने में राइट ऑफ्स करने का इनके पास अधिकार आ जाता है। वो चाहे तो आपका अकाउंट को राइट ऑफ्स कर सकती है कंपनी, बैंक। यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका एक EMI डिफॉल्ट हो रही है। कॉल रिकवरी एजेंट, फर्जी वाले, जो कौड़ी वाले, जो भिखारी होते हैं, वो सब आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले 1 महीने 1 महीने जो पहले का EMI आप बाउंस करते हैं, डिफॉल्ट होता है, तो आपका अकाउंट से SMA 1 में, सम मेंटेनेंस अकाउंट 1 में। उसके बाद आपका जब दूसरा, जब EMI जब आप नहीं दे पाते हैं, तो आपका चला जाता है एक, जैसे आपकी दूसरी EMI डिफॉल्ट होती है, कोर्ट की प्रक्रिया और तेजी हो जाता है, और फर्जी वाले रिकवरी एजेंट घर पे आना चालू हो जाते हैं। इनके पास नहीं दिया का सर्टिफिकेट होता है, बिना ID कार्ड वाला, बिना विजिट लेटर वाले। 2 EMI डिफॉल्ट होने पर आपका अकाउंट चला जाता है MS2 में। उसके बाद 3 EMI डिफॉल्ट होती है। 3 EMI डिफॉल्ट होने पर आपका अकाउंट चला जाएगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आपके पैसे से बैंक के कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट NPA में डाल दिया, उसको कहते हैं NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इनको NPA से ही पता चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग। ऐसे आपको पैसे से बैंक का कोई लाभ नहीं हो रहा है, कंपनी का कोई लाभ नहीं हो रहा है, उस अकाउंट को कहते हैं NPA। NPA कब कर सकते हैं? 3 EMI के बाद ही कर सकते हैं। 3 EMI डिफॉल्ट होने के बाद आपको अकाउंट को NPA में डाल सकते हैं। और उसके बाद राइट ऑफ्स 9 महीने से 12 महीने के बीच में राइट ऑफ में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डाल ही देंगे, डाल सकते हैं, उनके पास अधिकार आ जाता है कि आपका अकाउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद पहली बात तो राइट होने से पहले ये आपके पास फर्जी रिकवरी एजेंट, 2 कौड़ी के भिखारी जो आते हैं घूमने वाले, फर्जी वाले, जिनके पास ID कार्ड नहीं है, कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फोन पे गाली गलौज, बहुत बहुत तरह से गाली गलौज देते हैं। उससे आपको उनको उन्हीं की भाषा में आप जवाब दीजिए। हर कोशिश कर लेते हैं, हर संभव अपना लेते हैं। आप जानते हैं कि अब यहाँ से पैसा वसूल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। जब जब संभव नहीं कर पाएगा, तब उसके बाद कंपनी 9 महीने के बाद वो अपने लेजर से, अपने अकाउंट से उसको डिलीट कर देती है। डिलीट कर देती है, इसका मतलब कि डिफॉल्टर को डिलीट कर देती है। डिलीट मतलब अपना अपना पता खाता में डाल देती है कि अब इस पैसे से रिकवरी नहीं की जा सकती है, अब इस अकाउंट से रिकवरी नहीं होती है। उसको डाल देते हैं राइट ऑफ्स। 9 महीने के बाद राइट ऑफ्स में, राइट ऑफ डालने के बाद ये सोचते हैं, किसी कंपनी, छोटी कंपनी को अगर बैंक को सेल कर देते हैं, अपने लोन अकाउंट को ही सेल कर देते हैं कि ये 10 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, 5%, 10, जैसे भी जितने पर ही आ जाए, 10-15%, 8% को सेल कर देते हैं। फिर उसके बाद जब सेल करने के बाद जो रिकवरी एजेंट जो ले लेती है, जो एजेंसी, जो छोटे बैंक ले लेती है, उनको भिखारी, उनके एजेंट जो होते हैं फर्जी वाले, जो फर्जी वाले एजेंट हैं, एक जेन्युइन एजेंट होते हैं, एक फर्जी एजेंट होते हैं। ज़्यादा 90% तो, 70% तो फर्जी ही है, बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर फर्जी होते हैं। तो इनसे आपको डरने घबराने की नहीं है, उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। DRA लाइसेंस है, वो कभी गाली गलौज आपसे नहीं करेंगे, उनको पता है अधिकार, कभी भी आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे। जो फर्जी वाले होंगे, 10-15% को ले लेते हैं, उसके बाद वो एजेंट, आपको एजेंसी कंपनी वाले जो होते हैं, आपके 5 लाख का लोन है, उसमें ब्याज जोड़ जाड़ के 8 लाख 7 लाख बढ़ा देंगे, और आपके अकाउंट को 2 लाख में सेटलमेंट की बात करेंगे। 8 लाख हो चुका है, 2 लाख में सेटलमेंट कर लीजिए। 2 लाख जब देते हैं तो 50,000 में खरीदे हैं, आपका 70,000 में खरीदे हैं, 1 लाख में खरीदे हैं, उनको तो फिर भी तो फायदा हुआ ना, फिर भी तो उनको फायदा हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है उनको। तो ऐसे करके सस्ते में खरीद लेते हैं, उनको उनका फायदा हो जाता है।
लेकिन ये सेटलमेंट कर देते हैं, उसके पास उनको उतना भी अधिकार है, अधिकार बढ़ गया है, वो जबरदस्ती आपसे छीन सकते हैं, जबरदस्ती कर सक गाली गलौज कर सकते हैं, ऐसा कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लोन लिए हैं, ईएमआई नहीं दे रहे हैं, ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लोन का ना चुका पाना अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। तो ऐसे ऐसी प्रक्रिया अलग से वो सेल्फ कर दिए एजेंसी को, तो अलग से अधिकार नहीं मिल जाता है, कोई अधिकार नहीं मिला है। और फेक नोटिस, ज़्यादातर तो नोटिस पर नोटिस भेजते ही रहते हैं, विकास डिमांड अधिकार, वैसे तो ऐसे फर्जी ही ऐसे ही भेज देते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं सेटलमेंट का कि आपका अकाउंट का सेटलमेंट करने के लिए आपका सेटलमेंट व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, और सेटलमेंट लेटर पता चला कि वो जेन्युइन है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी सेटलमेंट लेटर इश्यू हो, कभी भी, तो पहले आप उसको वेरीफाई कराइए, किसी भी स्पॉट एडवोकेट के माध्यम से उसको वेरीफाई कराइए कि ये नोटिस जेन्युइन है कि नहीं है। अगर मैं जेन्युइन है तब तो पेमेंट करिए, अगर जेन्युइन नहीं है तो पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, वो फेक नोटिस है। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको पहचान करना जरूरी है, जेन्युइन पहचान करना आपका जरूरी है। जब तक पहचान नहीं होगा पैसा देना गुनाह है। थर्ड पार्टी को बेच देने से उनको अलग एक्स्ट्रा अधिकार नहीं मिल जाता है, तो जबरदस्ती आपसे खींच लेंगे पैसा, गाली गलौज करेंगे, ऐसा अधिकार नहीं मिलता है। और सेटलमेंट का लेटर भी देते हैं तो जेन्युइन वेरीफाई तभी करना चाहिए। और उसके बाद कोर्ट से नोटिस आता है, चेक बाउंस का नोटिस आता है सेक्शन 25 का, तो सेम डे बेल हो जाता है। आप उस नोटिस को कहीं भी वेरीफाई करवा लीजिए, जो आगे का प्रोसेस होगा कोई भी एडवोकेट बता देंगे आपको, सेम डे बेल हो जाता है। चेक बाउंस का केस है, ईसीएस है, ऐसे केस में जो कोर्ट से आया है, जिस पर समन लिखा होगा, कोर्ट का नाम लिखा होगा, सत्र न्यायालय लिखा होगा, या कोर्ट का नंबर लिखा होगा, सत्यमेव जयते मोहर लगा होगा, भारत सरकार का मोहर लगा होगा, ऐसे नोटिस जिस पर मजिस्ट्रेट का नाम लिखा होगा, मजिस्ट्रेट का मोहर लगा होगा, ऐसे नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। उसको पता कर लीजिए कि जेन्युइन है कि नहीं। नहीं पता कर पाएंगे, किसी स्पोर्ट से पता कर लीजिए कि जेन्युइन है, क्या करना है, कैसे करना है, वो बता देंगे। हाँ, इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। अगर उसको आप इग्नोर करते हैं, समन आएगा, इग्नोर किए, नोटिस के इग्नोर किए, इग्नोर करते गए, उसके बाद एनबीडब्ल्यू अगर उसको भी इग्नोर कर दिए, उसके बाद आपको भगौड़ा घोषित कर दीजिएगा, उसको पीओ कहते हैं, भगौड़ा घोषित हो जाएंगे, फिर आपको 14 दिन के जेल हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलत काम करने की जिससे आपको नुकसान हो। अब कोर्ट से नोटिस आता है तो अमान नहीं करना है, नोटिस को वेरीफाई करा लीजिए, जेन्युइन है कि फेक है, क्या है क्या नहीं, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो नोटिस आया हो उसके एडवोकेट, कहीं भी एडवोकेट से आपका बेल हो जाएगा, जो आगे का प्रोसेस हो आप कर लीजिए। आपको सर्फी 113(2) का नोटिस आए, चाहे 13(4) का नोटिस आए, डीएम साहब का आदेश आए, आपको हल्के में नहीं लेना है, नोटिस का जवाब देना है। 3 EMI डिफॉल्ट हो जाएगी, आपका अकाउंट एनपीए में हो जाएगा। आपका एनपीए में होने से पहले आप प्राइम नोटिस दे दीजिए, मेरी स्थिति नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद 13(2) का नोटिस आता है, आप उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए, एक लेटर लिख के दीजिए, मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले आपको प्रॉपर्टी की कीमत जैसे 50 लाख है, हाँ, आप 50 लाख है और सेल कर देंगे सस्ते में, हाँ, नहीं सेल कर सकते हैं। आप उसमें एक लेटर दीजिए, प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले दोनों एफिडेविट चाहिए, ऐसे नहीं होता है। हाँ? ऐसे ऐसे नाम पर नहीं सेल कर देंगे। 13(2) का नोटिस आता है उसका जवाब दे दीजिए, 13(4) का नोटिस आता है उसका ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ता है विद्यार्थी कोर्ट से लेना पड़ेगा, जो भी प्रक्रिया है प्रक्रिया कीजिए, उसके लिए आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं भी वकील के माध्यम से आप कर सकते हैं, ये डरिए घबराइए नहीं। आप लोग यही डर जाते हैं, डरने घबराने की बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ, और बार बार मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।